नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश भाजपा के उस सियासी मोड़ पर जहां बीजेपी अपने उन नेताओं की एक तरह से जासूसी भी करा रही है, एक तरह से उनकी निगरानी भी कर रही है जिन्होंने चुनाव के चलते वफादारी की या पार्टी के साथ दगाबाजी की। एक रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, ऐसी खबर है, और वो रिपोर्ट कार्ड 3 स्तर पर हो रहा है। एक तो एक प्राइवेट एजेंसी से केंद्र सरकार रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है। दूसरा, केंद्र सरकार ने जो अन्य राज्यों से अपने लीडरों को यहाँ भेजा था संसदीय क्षेत्र के हिसाब से, वो अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। दो हो गया। तीसरा ये कि प्रदेश भाजपा भी ऐसे नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है जो टिकट के दावेदार थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने पर उनकी भूमिका क्या रही, क्या उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, सैबोटेज किया या निष्क्रिय रहे। और ये सब बातें इसलिए भी हो रही क्योंकि वोट का प्रतिशत जिस ढंग से गिरा है उसको लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बहुत चिंतित है। प्रदेश भाजपा भी इसको लेकर बहुत चिंतित है। मंत्रियों पर तो लगाम कसी जा रही है कि जिनके यहाँ कम वोट पड़े हैं उनकी विभाग बदले जाएं या उनको निकाला जाए या नए विधायक जो हैं वो मंत्री बनाए जाए। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर हम आज विस्तार से बात करेंगे कि भाजपा के भीतर त्रिस्तरीय रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है और वो 3 स्तर में एक प्राइवेट एजेंसी, क्योंकि पहले की अगर हम बात करें तो भाजपा के भीतर जो उनका अपना सिस्टम था संगठन ही एक तरह से मॉनिटरिंग करता था। उसमें संघ से आए हुए जो पार्टी में संगठन मंत्री होते थे वो रिपोर्ट भेजते थे, मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक की। लेकिन अब सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। संगठन मंत्री के अलावा बीजेपी निजी सेक्टर से भी, प्राइवेट सेक्टर से भी रिपोर्ट तैयार करा रही है। एजेंसियों को हायर करने की बात हो रही है। और जैसा मैंने बताया कि पहले पार्टी स्तर पर काम होते थे, अब जैसे पार्टी स्तर पर प्रत्याशी चयन भी होता है। प्रत्याशी चयन के लिए भी पार्टी ने ऐसी एजेंसियों को हायर किया जो ये पता करती है क्षेत्र में जाके कि कौन सा कार्यकर्ता लोकप्रिय है, कौन सा कार्यकर्ता जीत सकता है, कौन से कार्यकर्ता का चाल चरित्र और चेहरा ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर विस्तार से हम बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री कमल राठी जी, और स्काइप पर हमारे जुड़ेंगे 3 साथी जिसमें 2 पत्रकार हैं, और देवदत्त जुबेदी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार स्काइप पर जुड़ेंगे। डॉक्टर राहुल रंजन जो पत्रकार भी हैं और पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। और दिल्ली एनसीआर से जुड़े हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र परमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल बात ऐसी है कि जिसमें पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक सरोकार की राय महत्वपूर्ण है। अगर पॉलिटिकल पार्टी काम करती हैं तो उनके बारे में सामाजिक कार्यकर्ता क्या सोचते हैं ये भी महत्वपूर्ण होता है। पत्रकारों की अपनी राय है और एजेंसियों की अपनी राय है। तो चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राहुल रंजन आपके साथ कि दरअसल ये जो सारा मामला है, बीजेपी नए जमाने की बीजेपी है। पहले तो मैंने चर्चा की शुरुआत में बताया था कि बीजेपी में संगठन सारी चीज़ें तय करता था। संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री पार्टी की आंख कान नाक होते थे। एक तरह से वो पार्टी कार्यकर्ताओं के भाग्य विधाता होते थे। लेकिन मोदी अमित शाह के दौर में अब स्थितियां बदली हैं। पार्टी के भीतर एक तीसरी आंख भी है जिसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। निजी संस्थाएं, निजी एजेंसियां जांच कर रही हैं कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में जिनके टिकट कटे थे उन्होंने क्या काम किया, और जब पार्टी के निर्देश थे ऐसे में कितने लोगों ने वफादारी की और कितने लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की। ये गद्दारी शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार बीजेपी का नारा 400 पार का था। अगर इसमें कुछ कमी बेशी होती है तो पार्टी उनको जरूर ध्यान देगी जिनकी वजह से या तो 400 की सीट के पास पहुंचे हैं या 400 का आंकड़ा उनसे छूट गया है। रंजन जी, आपकी राय। नहीं रघुवीर जी, एक चीज है। पहली चीज तो ये मान के चलिए कि अब आउटसोर्सेस का जमाना आ गया है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, सरकारी तंत्र हो या कुछ भी हो, उसमें आउटसोर्सेस की मदद ली जा रही है। और कुछ वर्षों से, पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर के, ये जो पीआर सिस्टम डेवलप हुआ है जो मीडिया के साथ में और राजनेताओं के साथ में, इसने बहुत ज्यादा खलबली मचा के रखी है। अब राजनेताओं में कोई भी राजनीतिक दल हो उसके पास में एक पीआर सिस्टम है, और ये पीआर सिस्टम आउटसोर्सेस एजेंसियां हैं। तो आप वफादारी की बात कर रहे हो और भरोसे की भी बात कर रहे हैं तो हम पीआर एजेंसियों पे बात कर रहे हैं। संगठन अपनी ओर से काम करता था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी राजनीतिक दल का हो, सबके अपने अपने संगठन है और अपने अपने लेयर पे वो लोग काम कराते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हो गई कि संगठन में भी अब लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। जो शीर्ष नेतृत्व है
वो निचले स्तर पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए आउटसोर्सेज को दिया जा रहा है। तो ये चलन में आ चुका है कि आउटसोर्सेज जो रिपोर्ट करेगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि संगठन में बैठे हुए लोग करेंगे, क्योंकि संगठन में बैठे हुए लोग किन्हीं किन्हीं स्वार्थों से जुड़े रहते हैं। तो उनके कहीं ना कहीं छोटे हित अहित जुड़े रहते हैं, लोगों के साथ में उनका मेल मिलाप बना रहता है, कार्यकर्ताओं के साथ में, संगठन में बाकी लोग जो पदों पे बैठे रहते हैं उनके साथ में उनका जुड़ाव रहता है। तो स्पष्टता आप ये कहें कि बहुत ज्यादा निष्पक्षता के रूप में ये सब चीजें सामने नहीं आ पाती। दूसरी चीज ये है कि जो मत प्रतिशत गिरा है, पूरे हिंदुस्तान में गिरा है, मध्य प्रदेश में भी गिरा है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। चिंता का विषय दो जगह है, एक तो भारतीय जनता पार्टी के बीच में चिंता का विषय है और दूसरी है आरएसएस के बीच में संगठन। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी को जो नियंत्रण करता है वो जो होता है वो संघ से ही आता है यहाँ, तो चिंता दो स्तर की हो गई। तो क्या संघ की भी रिपोर्ट तैयार करनी है और भारतीय जनता पार्टी को इंडिविजुअल अपनी भी रिपोर्ट तैयार करनी है कि आखिरकार गलतियां कहाँ हुई हैं। या तो संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाया, या फिर तालमेल बिठाने में कहीं कमी रह गई है, या फिर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट को लेकर के वितरण को लिया, कार्यकर्ताओं को साधने को लेकर हुआ, जो बूथ की बात कर रहे थे कि हम बूथ लेवल पर मजबूत हैं, तो वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। यदि बूथ लेवल पे मजबूत होते तो फिर ये प्रतिशत कम नहीं होता जिस तरीके से बिल्कुल। वोटिंग का पैटर्न आपको मध्य प्रदेश में दिखाई दिया है। राहुल जी, दूसरी एक समझ जी हाँ, मैं इसमें सिर्फ इतना जोड़ूंगा कि पहले के ज़माने में, अब मैं थोड़ा सा सामाजिक सरोकार पर जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि पहले जब बेटे बेटियों के रिश्ते होते थे तो गांव का, कस्बे का नाई ही और पंडित जी जाके कई बार रिश्ते तय कर देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये परिवार ठीक है, ये लड़की इस घराने की ठीक है, इस घराने का बेटा ठीक है, और उन्हीं पर, नाई और पंडितों की राय पर रिश्ते तय हो जाते थे। लेकिन ज़माना बदला, फिर स्थिति ये आ गई कि अब वैवाहिकों की बाकायदा वेबसाइट चलती है, मैरिज ब्यूरो की वेबसाइट चलती है। तो जब बदलाव इस लेवल पर समाज में आया तो पॉलिटिकल पार्टी में भी बदलाव आ गया कि कहीं तो ये होता था कि पार्टी का कार्यकर्ता जो कहता था नेतृत्व उसको मान लेता था। अब वहाँ बदलाव ये आ गया कि पार्टी, संगठन, आरएसएस सब एक तरफ है। अब एक न्यूट्रल एजेंसी काम कर रही है जिसकी वफादारी किसी के साथ नहीं है। वो सिर्फ वफादारी इस बात पर कर रही है कि आपने हमको कितने में हायर किया है, जितने में आपने हमको हायर किया है, खरीदा है या तय किया है, उस हिसाब से वो आपको रिजल्ट देंगे। और रिजल्ट देने के बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो सही निकलता है या गलत निकलता है। आपको लगे तो अगले बार से हमको फिर हायर कर लेना, नहीं लगे तो नमस्कार। तो ये जो बदलाव है समाज का, वो राजनीतिक क्षेत्रों में भी दिख रहा है। उसी के चलते कार्यकर्ताओं की, संगठन की थोड़ी फजियत हो रही है। एक बात मैं और पूछूंगा आपसे अगले दौर की बातचीत में, बाकी तीनों साथियों से भी ये सवाल रहेगा कि क्या मतदान का प्रतिशत बढ़े, ये जिम्मेदारी अकेले चुनाव आयोग की है, अकेले मीडिया की है, या अकेले बीजेपी और संघ की है? क्योंकि इस पूरे चुनाव में हमने कभी नहीं सुना कि कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने या दूसरे दलों ने ये कहा कि मत प्रतिशत बढ़ाना है, क्योंकि सबको लग रहा है कि अगर वोट बढ़े तो फायदा भाजपा को होगा। इसलिए बाकी दल, हमें लगता है कि चुप्पी साधे हुए थे, केवल वोट परसेंटेज बढ़े इस पर बीजेपी और आरएसएस के लोग एक तरह से कमर कस के लगे हुए थे। अगर ये आपको ठीक लगता हो तो जरूर करिए, क्योंकि मेरी ये अपनी राय है, हो सकता है गलत भी हो। देवदत्त जी, आपका इसमें क्या कहना है कि वोट परसेंटेज घटा, ये भी एक तरह से बीजेपी के भीतर खलबली मचाने वाली बात है, और इसी को लेकर पार्टी 3 स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर रही है और उसमें उन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने काम ठीक से नहीं किया। इसमें एक अंतिम बात जोड़ूंगा कि अक्सर रिपोर्ट कार्ड या पैरामीटर्स उनके लिए बनते हैं जिनके पर कतरने हो, जिनको एक तरह से सत्ता और संगठन से बाहर करना हो। नहीं तो कई बार देखा कि बड़े बड़े नेताओं से गलतियां होती है, वो जमे रहते हैं और गाइडलाइन बनती है उनके लिए जिनके टिकट काटे जाने होते हैं, जिनको बाहर करना होता है। आपकी राय? से आपने कहा है, यही है राजनीति में कि एक आधार बनाया जाता है। सर्वे जैसे रिपोर्ट टिकट के लिए बनती है, ऐसे रिपोर्ट कार्ड नेताओं का कद घटाने बढ़ाने के लिए बनती है। अन्यथा आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव हारे 3 लोगों को तो उन्होंने लोकसभा का टिकट दे दिया। उनका रिपोर्ट कार्ड तो खराब हो गया था, चाहे गणेश सिंह का हो, फग्गन सिंह का हो, ये रिपोर्ट कार्ड खराब थे लेकिन उनको दिया। पार्टी के अलग अलग वो रहते हैं मापदंड कि उनको किस स्तर पर कौन सी रिपोर्ट का उपयोग करना है। अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की आज आपने विषय रखा और चर्चा हो रही है कि पार्टी ने पूरा
मूल्यांकन करवाया 3 स्तरों पर। एक केंद्रीय संगठन ने उन संगठन के लोगों से कराया जो दूसरों के राज्यों से आए थे, एक निजी एजेंसी से कराया और एक प्रदेश भाजपा स्तर ने भी संगठन स्तर पर किया है। और इन सब का फाइनल होगा 4 जून के बाद, क्योंकि एक ये भी आया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाना था, क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा था कि जो 2019 में मतदान प्रतिशत बढ़ा तो उसकी लाखों में जीत हुई, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख से प्रत्याशी जीते अधिकांशतः, और 2014 में भी लाखों की जीत हुई थी। तो अभी जब मतदान प्रतिशत, खासकर पहले चरण में जब मतदान प्रतिशत गिरा, तो दूसरे चरण के एक दिन पहले ही अमित शाह भोपाल आए थे और यहाँ एक होटल में रुके थे, और उन्हीं के हवाले से, मतलब उनके सूत्रों ने जो खबर दी, तो उन्होंने ये कहा कि जिन मंत्रियों के यहाँ मतदान प्रतिशत घटेगा उनको मंत्री पद जा सकता है, या जिन विधायकों का अच्छा मतदान प्रतिशत रहेगा उनको मंत्री पद मिल भी सकता है। लेकिन जी एक दिन पहले ही आई, तो दूसरे चरण में जो लोग सतर्क हो पाते, इसके पहले मतदान भी हो गया और दूसरे चरण में ही मतदान प्रतिशत कम रहा। लेकिन इसका असर तीसरे चरण में दिखा, जहां मतदान प्रतिशत 0.3% बढ़ा 2019 के लोकसभा चुनाव की बजाय। तो ये असर तो होता है पार्टी का, जब पार्टी इस तरह के सर्वे कराती है, इस तरह के रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाती है। और ये भाजपा को, संघ को भरोसा है कि जितने अधिकतम वोट डालने जाएंगे लोग, जैसे विधानसभा चुनाव में अच्छी वोटिंग हुई, पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की, तो ये ट्रेंड अब मान के चल रही है, भाजपा के अधिकतम मतदान उसके पक्ष में होगा, इसकी भाजपा और संघ ने जोर भी दिया। लेकिन चौथे चरण में फिर वो जो कि मालवा का इलाका था, वहाँ भी मतदान प्रतिशत 4% कम हो गया, खासकर इंदौर जहाँ कांग्रेस प्रत्याशी नहीं था। तो अभी राघवन जी ये भी पता चला है कि एक बिंदु इसमें ये भी है कि 4 जून के बाद जब परिणाम आएगा, यदि किसी विधानसभा में मतदान प्रतिशत कम रहा है लेकिन कांग्रेस से जीत का अंतर 2019 की तरह है उस विधानसभा में, तो फिर वो रिपोर्ट कार्ड सही माना जाएगा। उसमें ये माना जाएगा कि कांग्रेस के वोट डालने नहीं गए, भाजपा ने अपने अधिकतम वोट डलवाए उस विधायक ने या उस जनप्रतिनिधि ने जिसकी जिम्मेवारी थी। तो फाइनल रिपोर्ट तो 4 जून के बाद तैयार होगी। और मैंने बीच में यही तो कहा था कि क्या कांग्रेस या दीगर विपक्षी दलों ने वोट परसेंट बढ़े इस पर काम नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि वोट परसेंट बढ़ेगा तो उनकी हार का अंतर बढ़ जाएगा। इसी के लिए देखो कि चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी, संघ और सब कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब शांत बैठे। ये भी एक बात अभी नहीं तो बाद में निकल कर जरूर आएगी, इस पर लोग बातचीत करेंगे। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा। दरअसल ग्वालियर, गुना, विदिशा, धार, खंडवा, खरगोन, जहाँ जहाँ से टिकट के दावेदार थे या जो सिटिंग एमपी थे उनके टिकट कटे, या जो प्रत्याशी पहले कभी थे उनकी जगह नए प्रत्याशी आए हैं, वहाँ पर जरूर बात होगी। इसमें विदिशा से रमाकांत भार्गव की बात भी हो रही कि उनका टिकट कटा और शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिला। लेकिन विदिशा के बारे में मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि वहाँ रमाकांत भार्गव सैबोटेज करने की स्थिति में नहीं है और ना उनका वैसा स्वभाव है। वो शिवराज सिंह के एकदम बहुत ही विश्वसनीय आदमी है, भाजपा के बहुत कट्टर कार्यकर्ता हैं। तो विदिशा जैसी जगह पर रमाकांत भार्गव कोई पार्टी के खिलाफ या तटस्थ बरतेंगे, ये अनुमान गलत है। लेकिन चूंकि उनका टिकट कटा है इसलिए वो इस श्रेणी में आ गया कि विदिशा में भी देखा जाए, जबकि विदिशा में तो वोट परसेंटेज काफ़ी ठीक ठाक रहा है, अच्छा रहा है मध्य प्रदेश में। और बाकी लेकिन हम बात करें तो गौरीशंकर बिसेन की हम बात करेंगे, बालाघाट से, गुना की हम बात करें, वहाँ से टिकट कटा केपी सिंह यादव का, जो बीजेपी के सांसद रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो एक तरह से भाजपा की रडार पर होंगे। आपकी राय? बिल्कुल, ये जो हुआ उस समय एक ये भी उन्होंने बिंदु तय किया है कि प्रथम 2 चरणों में शादी ब्याह के मुहूर्त भी बहुत थे और किसानों की व्यस्तता भी थी। तो पार्टी ऐसा नहीं कि एकदम से आंख मूंद करके सब पक्ष सुन रही है। जहां तो मतदान कम हुआ था कह सकते हैं कि दबाव भी बना रही है और थोड़ा सा संभाल कर भी चलेगी कि बिल्कुल ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। नागेंद्र जी, आपकी राय? दिल्ली में जो केंद्रीय नेतृत्व वो क्या सोचता है, दिल्ली एनसीआर, और आपकी नज़र वहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान पर भी रहती है, दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ पर भी, तो क्या वहाँ जिस ढंग से वोट प्रतिशत घटा है उसको लेके क्या चर्चाएं और क्या रणनीति आपकी पकड़ में आई है, नज़र में आई है? देखिए राघवेंद्र जी, एक प्रमुख बात तो ये है कि 2013-14 से भारतीय राजनीति में निजी पीआर एजेंसीज का पर्दापण हुआ है और वो प्रभावी भी रही हैं। प्रशांत किशोर इसका जीता जागता उदाहरण है जी। और उनकी निष्पक्षता और उनके काम करने के तौर पर ये इतने आधुनिक है कि राजनीतिक दलों को भी लगता है कि उन्हें भी ये सुहाता है कि निजी पीआर एजेंसी से अपने सर्वेक्षण कराए।
निजी पीआर एजेंसी सिर्फ अभी ऐसा नहीं करने की त्रिस्तरीय हो रहा है, इससे पहले भी कम से कम भाजपा के मामले में तो भाजपा ने विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्रियों को बदला है, उनको भी रिपोर्ट कार्ड के आधार पे ही बदला है। और वो संगठन का रिपोर्ट कार्ड नहीं था, वो भी कहीं ना निजी एजेंसियों से कराए गए रिपोर्ट कार्ड थे कि क्या है माहौल, मौजूदा मुख्यमंत्री से संतुष्ट है या नहीं, प्रदेश की जनता उनके कार्य करने से संतुष्ट है या नहीं। इस तरीके से एक बात तो ये है कि निजी एजेंसियों का अब राजनीति में मैं ये मानता हूँ कि हर राजनीतिक दल निजी एजेंसियों से काम करवाना पसंद करता है और उनकी रिपोर्टों पर विश्वास करता है। जहां तक भाजपा की बात है तो भाजपा में देखिए इस समय भाजपा ने इस चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में टिकट काटे हैं मौजूदा सांसदों के। दिल्ली में 7 सीटों में से 6 सीटों पे प्रत्याशी बदले गए हैं, हरियाणा में 10 में से 6 सीटों पे प्रत्याशी बदले गए हैं। कमोबेश इसी तरह की स्थिति राजस्थान और गुजरात में भी है और रूठने मनाने का दौर भी चला है। रूठने के बाद में मना भी लिया गया है, जो मौजूदा सांसद की टिकटें कटी हैं ज्यादातर मामलों में, या जो पैनल में अन्य प्रत्याशी थे। लेकिन भाजपा इस सर्वेक्षण के जरिए या ये जानना चाहती है एजेंसी के जरिए कि जो मान गए हैं उन्होंने वास्तव में पार्टी के लिए कितना दिल जान से उन्होंने काम किया है। क्या वो ऊपरी तौर पे माने हैं या वो पूरी तरह पार्टी को समर्पित होके और जो प्रत्याशी है जिसको टिकट दी गई है उसको जिताने का वो कार्य कर रहे हैं। एक बात। जहां तक मत प्रतिशत कम होने की बात है तो मत प्रतिशत में देखिए 2 तरह की चीजें हैं। भाजपा उसे इतना सीरियसली इसलिए ले रही है क्योंकि भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन के लोगों को 400 सीटों का टारगेट दिया। तो वो 400 सीटों पे सीरियसली काम कर रहे हैं। उनके लिए वो सिर्फ मात्र जुमला नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके लिए जुमला नहीं है। तो वो इस पे बात कर रहे हैं और इस 400 सीटों के मुताबिक वोट प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है तो वो इसे लेके चिंतित, ना कि इसलिए कि शायद उन्हें अनुमान है कि भाई हम सत्ता से दूर जा रहे हैं। लेकिन और जहां तक आप बात कर रहे हैं विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दलों में जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन वगैरह है, वो बात क्यों नहीं करते? क्योंकि उनमें सामंजस्य नहीं है। जैसे आप देखिए, मैं कांग्रेस की बात करूं, सबसे बड़ा राजनीतिक दल विपक्ष का कांग्रेस है। कांग्रेस में कितनी सीटें आ रही हैं भाजपा की, इसको लेके कांग्रेस के 3 बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तीनों का अनुमान अलग अलग है। कोई 140 सीटें कहता है, कोई 150 सीटें कहता है, कोई 190 कहता है। उसी गठबंधन के अखिलेश यादव जी का अनुमान अलग है, वो कह रहे हैं कि भाजपा 200 भी पार नहीं करेगी। ममता बनर्जी 230 तक सीटें ले जाती हैं। अरविंद केजरीवाल 230-40 सीटें कहते हैं। तो उनमें तो अभी यही कोऑर्डिनेशन नहीं की कि भाई दावा भी क्या करे कि भाजपा कितनी सीटें लाने जा रही है। तो भाजपा 400 सीटों के इर्द गिर्द जो तैयारी कर रही है उसके मुताबिक उन्हें जो मत प्रतिशत है उसको बढ़ाने के लिए वो कोशिश में है और उसी के इर्द गिर्द ये सारी जरूरत है। बिल्कुल। दरअसल राठी जी, आपने तीनों साथियों को सुना, लेकिन बात वही है कि क्या बीजेपी जो सर्वे करवा रही है, जो जांच एजेंसियों से अपने पार्टी नेताओं की गतिविधियों पर नज़र रखकर उन पर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी वो अलग बात है, लेकिन वो हर एक लीडर का कच्चा चिट्ठा अपने पास रखना चाहती है कि किसने किस वक्त कितना काम किया। जब कोई पद मांगने आएगा तब उसको उसकी फाइल दिखा दी जाएगी कि आपने ये काम किए थे, आपके ये कर्म थे, इस कर्म के बदले आपको ये फल मिलेगा और ये फल नहीं मिलेगा। एक तो ये, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर एजेंसियाँ इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई हैं और उसमें कार्यकर्ता की स्थिति थोड़ी सी अनदेखी हो रही है। तीसरा ये कि क्या मत प्रतिशत बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी, संघ, आरएसएस, मीडिया इन्हीं की है या दीगर, क्योंकि दीगर दल कोई भी हमको इस बात पर जोर देता नजर नहीं आया कि मतदान बढ़ना चाहिए। आपकी राय? सर देखिए, जब से मोदी जी आए हैं, और मोदी जी मतलब मैं एज ए प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा हूँ, एज ए मुख्यमंत्री भी जब भी गुजरात में भी आए जी, तो उनने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है काम में वो दिया है डाटा मैनेजमेंट पे। चाहे वो सरकारी काम हो चाहे वो चुनावी काम हो, तो पूरा काम उनका आप देखेंगे एनालिसिस है डाटा मैनेजमेंट, नंबर 1। नंबर 2, आप जो कार्यकर्ता की श्रेणी देखेंगे तो धीरे धीरे कार्यकर्ता हमारा हटा है, कम हुआ है कार्यकर्ता। अब जो युवा पढ़ लिख के ग्रेजुएशन कर रहा है वो नौकरी की तलाश में या नौकरी कर रहा है, तो वो कार्यकर्ता नहीं बन पा रहा है। पार्ट टाइम कार्यकर्ता हो सकता है, फुल टाइम कार्यकर्ता नहीं हो रहा। कार्यकर्ता कौन बनेगा? मयू परिवारवाद, जिसके पिताजी नेता हैं बेटा भी नेतागिरी करेगा तो वो कार्यकर्ता बन जाएगा। बिजनेसमैन अपनी दुकान चलाता है तो वो भी कार्यकर्ता नहीं बना। तो कार्यकर्ताओं की कमी है जिसने पीआर एजेंसीज को अंदर घुसने का रास्ता दिया। अब पीआर एजेंसीज के माध्यम से मुझे लगता है कि राजनीतिक दल चलने लगे। कांग्रेस ने भी कभी कभी, वो प्रशांत किशोर तो मेरे ख्याल से बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, 3-4-5 दलों का काम कर चुके हैं। वो तो सभी दलों के एक तरह से सबके काम कर चुके हैं। तो आप वो पीआर एजेंसीज तो अलग अलग हैं। तो हर चीज अब इवेंट मैनेजमेंट के आधार पे काम होने लगा। हर काम के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां बन गई
उसी आधार पे इवेंट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा फल फूल रहा है हिंदुस्तान में और काफ़ी आगे चल रहा है। तो अब आप देखेंगे तो बेसिक जो कार्यकर्ता, अब आपने कहा वोटिंग परसेंटेज, तो वोटिंग परसेंटेज कम होने के पीछे भी कुछ कारण है। नंबर एक, अगर मैं पिछले विधानसभा से जोड़ूं तो पिछले विधानसभा में इलेक्शन कमीशन ने 80 साल से ऊपर वालों का घर से वोटिंग कराया था, इस बार उसने 85 कर दिया, तो 80 और 85 के बीच वाले कम हुए। दूसरा जो युवा है, जैसे मेरा बच्चा अगर भोपाल में है, मैं वोटर कार्ड उसका यहाँ बना है, नौकरी वो दिल्ली में कर रहा है, तो उसका वोट छूटा। तो वोटिंग परसेंटेज, इसलिए आपको 100% मतदान कभी नहीं मिल पाता। और जो लेकिन ये व्यवस्था तो पिछले चुनाव में भी थी। नहीं है सर, इसलिए मैंने कहा 100% नहीं मिलता जी। और जो ये मिला है इसमें अब क्या हुआ है कि इसमें दो तरीके के वोटर थे, विपक्ष तो गायब है, एक था एक्टिव वोटर था, एक पैसिव वोटर था। तो एक्टिव वोटर तो वो है जो मोदी के सपोर्ट में जाना ही जाना था जी। पैसिव वोटर वो है जो मोदी को पसंद तो कर रहा है लेकिन मोदी को वोट नहीं डालना चाहता, तो उसने या तो घर बैठ गया या फिर वो कांग्रेस को चूंकि वोट नहीं डालना चाहता है तो वो वोट डालने नहीं गया। मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना एनालिसिस। बिल्कुल। अब अपने पास सिर्फ 4 मिनट का वक्त है और आप 4 साथी लोग हैं, 1-1 मिनट बोलेंगे तो बातचीत पूरी हो जाएगी। राहुल जी, 1 मिनट का समय है, क्या कहना है आपका? तीनों साथियों को आपने सुन लिया, आपका लास्ट ऑब्जर्वेशन। राघव जी, एक चीज जो पीआर की बात तो राठी जी भी कह रहे थे, वो चीज मुझे भी बहुत समझ में आ रही है कि अब जो क्या है, किसी भी राजनीतिक दल के पास में इतना वक्त और कार्यकर्ताओं की इतनी फौज नहीं है कि अब आपको घूम फिर करके वहीं जाना पड़ेगा पीआर एजेंसियों के पास में और पर्टिकुलर उनको बताया जाता है। क्योंकि जो राठी जी भी कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है और जो इवेंट है, तो चुनाव को पूरी तरह से इवेंट कर दिया गया है। अब आप ये देखिए कि रोड शो होते हैं, रोड शो में क्या कार्यकर्ता इस तरीके की एक्टिविटीज कर सकता है क्या कि सड़कों पे फूल बिछा रहा है, ड्रोन कैमरे चल रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ियां फेंकी जा रही हैं, तो तमाम चीजें जो इवेंट वाला ही कर सकता है, ये पीआर वाले ही कर सकते हैं, कार्यकर्ता नहीं कर सकता। कार्यकर्ता थोड़ी दूर चलता है, 100 मीटर चलेगा, 100 मीटर के बाद में वो बिल्कुल पार्टी लाइन पे चला जाएगा। जब से ये इवेंट कंपनियां, राहुल जी, इवेंट की कंपनी आई है उसके पहले कार्यकर्ता पोस्टर लगाता था। नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने पोस्टर बैनर लगाए हैं। कार्यकर्ता भोजन का इंतजाम करता था, कार्यकर्ता सब करता था। और वो जो आप कह रहे हैं कि फूल की पंखुड़ियों से लेकर, वो तो कार्यकर्ता के कदमों में विष भी जाता था कि आप हमारे ऊपर से निकल जाइए। ये मेरा सवाल है। तो कार्यकर्ताओं के समर्पण पर कोई सवाल पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। लीडरों की चॉइस बदल गई है, अब वो कार्यकर्ताओं के बजाय प्राइवेट सेक्टर पर जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को लगता है कि 5 साल की लायबिलिटी है। प्राइवेट सेक्टर एजेंसियों को आप जब हायर करते हैं तो उनको पैसा दिया और मुक्त हो गए, फिर 4 साल आपको उनसे कुछ नहीं करना है। कार्यकर्ता मतलब फिर वो हर 24 घंटे आपसे बात भी करेगा और कुछ जरूरी काम जनता के होंगे जो वादे करता वो आपसे कराएगा भी। जी, बहुत संक्षेप में 2-3 वाक्यों में राय। राहुल जी। जी, ये प्रोफेशनल्स हैं और चुनाव भी अब प्रोफेशनल स्तर पे ही होने लगा है। कार्यकर्ताओं की और बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तामझाम चुनाव के लिए बहुत बड़े तामझाम की जरूरत पड़ने लगी है। आपने कहा कि पूरा मामला तामझाम नहीं, और जो राहुल जी पूरा मामला प्रोफेशनल हो गया। कर रहे थे ना सामाजिक सरोकार से, वो सामाजिक सरोकार भी अब इसी से जुड़ गए। ठीक, दिक्कत यहाँ हो गई कि सामाजिक सरोकार भी इनसे जुड़ गए। बिल्कुल। मैं आता हूँ देवदत्त जी, आपकी राय बहुत छोटी सी। बिल्कुल, जिस तरह से बदला है जमाना, उसी दौर में अब राजनीतिक दल और नेता ही बदल गए, क्योंकि कार्यकर्ता उनका प्रशिक्षित भी नहीं होता। जिस तरह सोशल मीडिया और इवेंट में जो होते, कार्यकर्ता सीधी सादी बात करता है, तो झंडा लगाना, बैनर लगाना, बैठक में उपस्थित होना या मतदाताओं को घर से निकालना। लेकिन एक माहौल बनाना है, वो तो बड़े विशेषज्ञों का काम हो गया, रिसर्च टीम का काम हो गया है। इसलिए नेता भी समझते हैं कि एक बार पैसा दो, ठेका दो, चुनाव कराओ, फुर्सत हो। कार्यकर्ता तो वैसे भी काम करेगा ही, जब उसको लगता है कि बाजू वाला कार्यकर्ता कर रहा है तो वो भी अपनी पार्टी के लिए निकलता है। और कुछ ये भी हुआ कि जिस तरह से राजनीतिक दलों ने या नेताओं ने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी सरकार में आने के बाद, उससे भी कार्यकर्ता निराश हुआ और अब वो उतनी मेहनत नहीं करता, वो भी औपचारिकता करता है। देवदत्त जी, दरअसल चुनाव के दिन असली काम चुनाव के दिन मतदान का होता है और वो इवेंट की एजेंसियां नहीं करती, वो तो कार्यकर्ता ही करता है। मोहल्ले मोहल्ले जाता है, चाची काकी भैया दादा कह के शाम को फ्री लगाता है, फिर सुबह को सबको उठाता है और कहता है कि चाय बाद में पीना, पहले वोट डाल के आना। ये काम तो कार्यकर्ता का, जो लोकतंत्र मुख्य काम है वोट डलवाना। नागेंद्र जी, आपकी राय। राजेंद्र जी, देखिए, राजनीति प्रशिक्षण का खेल है और मौजूदा दौर में प्रशिक्षण के लिए प्रिंट और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये माध्यम है जो राजनीतिक दलों को ज्यादा सुहाता है। इसमें कार्यकर्ता पीछे की भूमिका में, बैकडोर की भूमिका में हो जाता है एक बार।
दूसरी बात, मैं ये पूरी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ कि 30 वर्ष से कम का जो मतदाता है उसका राजनीति के प्रति समर्पण भाव उतना नहीं है, वो वोट डालने को लोकतंत्र के महापर्व को मानता नहीं है। जहां भी वीकेंड पे वोटिंग हो रही है, वो वीकेंड पे वोटिंग ना करके दो छुट्टियां मिलती है और एक और छुट्टी देके वो कहीं घूमने बाहर निकल जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, नागेंद्र जी, हमने पिछली शहरी क्षेत्रों में मतदाता पे बहुत प्रभाव पड़ता है। हमने 2-3 चर्चाओं में इसी पर फोकस किया कि एक तो प्रशासनिक अधिकारी वीकेंड के इलेक्शन को एक तरह से उस पर जाते हैं, यात्रा पर निकल जाते हैं, और दूसरा आपने युवा वर्ग की बात की, लेकिन उसमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो बाहर से आके वोट डालता है। उनकी संख्या होगी जरूर, लेकिन वो कम है वोट नहीं डालने वालों की। राठी जी, आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। इस बार का जो चुनाव सर वो प्रेसिडेंशियल पैटर्न का चुनाव हुआ है, तो मुझे लगता है कि खुद कैंडिडेट ने बहुत अच्छा प्रचार नहीं किया। कैंडिडेट भी गया तो मोदी जी के लिए वोट मांगा, तो इसलिए भी आपको ऐसा मुझे लगता है कि वो रिपोर्ट में कुछ निकलेगा नहीं कि किसी ने काम किया कि नहीं किया। बिल्कुल कह सकते हैं कि रिपोर्ट तो खाना पूर्ति है, संगठन पर और नेताओं पर दबाव बनाने की, थोड़ी सी निगरानी का डर बताने की। लेकिन जो मामला राठी जी ने आखिर में कहा कि ये इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट सिस्टम पर जा रहा है, जैसे अमेरिका में होता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है और उसमें सब लोग वोट डालते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में या तो बदलने का दौर शुरू हो गया है, अगले 10 सालों में हम बदलते हुए दौर देखेंगे। खासतौर से वोटिंग पैटर्न के मामले में लोग मतदान केंद्र तक जाने के साथ साथ हो सकता है कि ऑनलाइन सिस्टम पर भी वोट डल जाएं। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसी कोई नेटवर्क, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो फिर लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत होगा, बजाय कतार में लग के वोट डालने के। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। देवदत्त जी, आपका साधुवाद। नागेंद्र जी, आपका धन्यवाद। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राठी जी, आपका भी साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बीजेपी में कह सकते हैं कि नेताओं को, कार्यकर्ताओं के रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहे हैं, किसने काम किया, किसने नहीं किया, कौन गद्दार, कौन वफादार। चुनाव के बाद इस पर बीजेपी के भीतर काम होगा। 4 जून तक का सबको इंतजार है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।